मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूं, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूं। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल यह है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल यह है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस यह है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तस्वुर पे आते हुए, गॉड के तस्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल यह है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए, तीन चीजें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूं। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीजन से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूं, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूं। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के वजूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। दैट्स ऑल। जी, ये आगे सर। क्लोजिंग स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि मजहब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मजहब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज़ के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है, मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो कौन से प्रोफेसर होंगे? ऐसा उनके क्या पास डेटा है, इन्होंने डेटा के बेसिस होगा। डेटा क्या हो सकता है? फ्यूचर का डेटा तो नहीं हो सकता ना उनके पास, प्रेजेंट का डेटा हो सकता है। डेटा आपने सुना 100 साल पहले का बाद का डेटा? मैंने तो नहीं सुना आज तक। तो आज उनकी ये राय है और होगी राय, ठीक है। दुनिया में तरह तरह की राय है लोग, लेकिन मैं समझता हूं कि वक्त के साथ इंसान ज़्यादा से ज़्यादा रीजनेबल और लॉजिकल होता जा रहा है। आज आप देखिए वेस्टर्न यूरोप में क्या परसेंटेज है नॉन बिलीवर्स की, बहुत हाई। वहाँ चर्च खाली पड़े होते हैं। तो अल्टीमेटली तो इंसान कोई ऐसी बात बहुत अरसे तक नहीं मान सकेगा, चाहे गलत या सही, जो उसे, उसके दिमाग को, उसके जहन को, उसकी लॉजिक को अपील न करे। वो कह रहे हैं तो ऑक्सफोर्ड के होंगे, तो कैम्ब्रिज के होंगे, मुझे क्या लेना देना। उनका डेटा मुस्तकबिल का नहीं हो सकता है। जी। हाँ, बस आपसे एक सवाल है। जैसे थीस्टों के पास अपने जो ईश्वर को मानते हैं उनके पास अपने सोशल गेट टुगेदर्स हैं। 5 रोज़ क्रिसमस आने वाला है, होली है, दिवाली है, ईद है। एथिस्ट क्या ऑफर कर रहे हैं? मतलब मैं इनकी दुकान से बोलूं, मैं आना चाहता हूं उस तरफ, पर मैं अट्रैक्ट नहीं हो पा रहा हूं। मैं सोशल गेट टुगेदर्स क्या है आपके पास? वो ये कह रहे हैं कि जो धार्मिक लोग हैं, अलग अलग धर्म के लोग, उनके उत्सव त्योहार कॉन्ग्रेगेशन बहुत हैं। अब आपको मैं एक सुनाता हूँ, यहाँ हिस्टोरियन भी बैठे हैं। मृदुला जी, आप बताइएगा सही है क्या? ये एक कॉन्स्टेंटाइन, एक ग्रीक रोमन बादशाह था, जो क्रिश्चियनिटी आने के 400 साल बाद उसने डिसाइड किया कि मैं क्रिश्चियन हो जाऊंगा, मेरी पूरी स्टेट कैंसिल हो जाएगी। उस जमाने में ऐसे होता था, राजा जो धर्म इख्तियार करता था वो जनता भी कर लेती थी, इसलिए कि वो हो गया था बैंकरप्ट। और उसे जो मेडिटेरियन कोस्ट के रिच क्रिश्चियन वो थे मर्चेंट, उससे पैसा चाहिए था। तो उसने कहा यार क्रिश्चियन हो जाओ। तो उसने अपने वजीर से कहा कि भाई ये हिस्ट्री है कि अब हम लोग क्रिश्चियन हो जाते हैं। कहते सर हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि 17 दिसंबर से 25 दिसंबर तक जो पेगन फेस्टिवल होता, जो पेगन जो फेस्टिवल होता है वो बंद हो जाएगा, इसलिए कि हम क्रिश्चियन हो गए तो होगा नहीं। तो वो बच्चों को बहुत बुरा लगेगा, पब्लिक को बहुत इंजॉय करते हैं, खासतौर से 25 को मेन डे। तो हाँ, ये तो सही कह रहे हो, ये जीसस क्राइस्ट की पैदाइश कब थी? कहते था वो अप्रैल में थी। नहीं, कट करो, वो 25 दिसंबर को। ये हकीकत है। और 400 साल बाद क्रिश्चियनिटी के अप्रैल से दिसंबर ले आए, और इसलिए कि यहाँ पेगन फेस्टिवल होता था। अब मनाते हैं आप से। ये जो सारे फेस्टिवल हैं, ये रिलीजन से, हर एक को एक एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट चाहिए होता है अपनी कंपनी चलाने के लिए। तो ये रिलीजन ने, ये सेकुलर त्योहार थे जिन्हें रिलीजन ने ले लिया है। ये मौसम के थे, फसलों के थे, किसानों के थे, उसको आपने लेकर रिलीजियस रंग दे दिया। ये कोई रिलीजन से थोड़ी आए आप। अच्छा, हमें देखिए, हम तो मुल्क हैं, हम ईद मनाते हैं, हम दिवाली मनाते हैं, हम होली मनाते हैं, हम क्रिसमस मनाते हैं। बम्बई की फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी होली हमारे घर में, सबसे बड़ी ईद हमारे घर में। वो हमारी सोशल वो है, हमारा हेरिटेज है। ऐसा थोड़ी है कि वी विल थ्रो द बेबी अलोंग विद द वाटर। ये तो अच्छी चीज़ है, इन्हें रखो, जो बेकार है फेंक दो। जी हाँ। हेलो जी, मेरा सवाल नादवी जी से है। जैसा कि आपने बोला कि गॉड टाइम के भी परे है, और गॉड इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि उसे ह्यूमन माइंड समझ नहीं सकता, और गॉड ने अर्थ पे फ्री विल भी दे दी है। तो आप अपना वक्त जाया क्यों कर रहे हैं गॉड के बारे में बात करके? अपन को तो बात करनी चाहिए कि सोसाइटी को बेहतर कैसे करें। जी, मैं गॉड वही बताता है सोसाइटी को कैसे बेहतर करें। अभी मैं आपका जवाब देता हूं। आपने कहा कि टाइम पे वो एग्जिस्ट नहीं करता, सो मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने बोला कि गॉड
बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है। मैंने और कहा ही नहीं कि कॉम्प्लेक्स है, तो आपके अल्फाज हैं। कॉम्प्लेक्स का लफ्ज गॉड के लिए सुटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वो चीजें होती हैं जो ऑब्जेक्ट हो। गॉड इज नॉट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप इंस्ट्रूमेंट के जरिए लेबोरेटरी में जाकर टेस्ट करें, ओ इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। नो, वो कोई कार का इंजन नहीं है। मेरा वो सवाल फिलोसॉफिकली नेसेसरी बीइंग ऐसी बीइंग है जो सिंपल बीइंग है। हाँ, आप उसको मुकम्मल तौर पे उसकी तमाम हिकमतों को जान ले और हर चीज को जान ले, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो ऑल वाइज है, आप ऑल वाइज नहीं है, और वो खुदा है, वो आपको सारी चीजें बता दे, ये जरूरी नहीं। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि जब गॉड इतना परे है इस दुनिया से कि उसने अर्थ पे फ्री विल भी दी है, हम सब ह्यूमंस की फ्री विल है, और जो सोसाइटी में हो रहा है वो अपन लोग डिसाइड करेंगे, तो अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना, अपन लोग डिसाइड नहीं करेंगे। गॉड जो है, गॉड ने वो उसकी जात, उसकी एग्जिस्टेंस टाइम एंड स्पेस से परे है, लेकिन वो हमारा टेस्ट ले रहा है और उसी गॉड ने हमें बताया कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जाहिर उस गॉड की बात सुनेंगे ना। वो मेरा नाम उर्सुला है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक स्टूडेंट हूँ और मैं स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से हूँ। मेरा सवाल मुफ्ती जी से है कि इस हॉल के इस कमरे में बैठ के हम लोग रेप की मोरालिटी के बारे में फिलोसफिकली बात तो कर सकते हैं, बट असलियत ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में औरतें रेप के थ्रू गुजरती हैं, और हम लोग सिर्फ नंबर्स पे इस तरह नहीं देख सकते, क्योंकि कितनी औरतें हैं इन कंट्रीज में जहां पे आप बता रहे हैं कि केसेस कम हैं, जिनका एक्सेस है कि वो जाके केस फाइल कर सके। कितनी औरतें हैं जो जिनको काम करने की आजादी है उन कंट्रीज में। यूरोप में ये आजादी आ गई, यूरोप में ये रूल्स आ गए, तो हम आज उसके बारे में बात कर पा रहे हैं। जी जवाब। आपने ये कहा कि कमरे में बंद होकर हम लोग इस पर फिलोसफिकली बात कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में क्या हो रहा है, वो ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, जो बहुत गलत हो रहा है और वो सफर कर रही हैं। आई एग्री, बहुत गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है उसको हमें रोकना है। और क्यों रोकना है, वो गलत क्यों है, हमारे पास इसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन है, इनके पास उसका ऑब्जेक्टिव फाउंडेशन नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां पे भी जुल्म हो रहा है, जहां पे भी औरत पे जुल्म हो रहा है, या उसकी इज्जत लूटी जा रही है, या उसे तकलीफ पहुंचाई जा रही है, और सिर्फ औरत नहीं, किसी इंसान के ऊपर भी जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ खड़ा होना, ये मोरालिटी हमारे पास गॉड के पास से आई है। वरना जावेद साहब तो कह रहे हैं कि जो है मेजोरिटी डिसाइड करेगी, तो मेजोरिटी तो कभी भी बदल सकती है। क्या आप ये थोड़ी सी आपको गलतफहमी है। मैं अगर मेरे जुमले से ये मतलब निकला या मैंने कहा तो ये जुमला मैं वापस लेता हूँ, ये मेरा मतलब ही नहीं था कि मेजॉरिटी डिसाइड करें। मेजॉरिटी डिसाइड करें तो दुनिया में बड़ी वैसे आपने कहा था ये जुमला, मैं मान रहा हूं। बाद में रिकैप कर लेंगे। अरे एक सेकंड, मैं अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। मुनासिब बात यह है कि हम सब के सब दिल में जानते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमें पता है अच्छी तरह। जो लोग बुरे काम करते हैं उन्हें भी मालूम अच्छा क्या। सवाल ये था कि सर सैयद अलैहि रहमा का एक नजरिया था अपना कि खुदा का जो वजूद है उसको अकल के दायरे में रह करके तलाश करना है, न कि पूरे तौर से इनकार कर देना है। ये उनका कॉन्सेप्ट था। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप इसको कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सप्लेन कैसे करेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि यू आर द प्रोडक्ट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मुझे अकल के दायरे में रखे, मैंने बहुत तलाश की, मुझे मिला नहीं। तो देखिए, एथिज्म के हिसाब से सब कुछ रैंडमली बन गया है, सब कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। एक पत्थर में और मुझ में सिर्फ इतना फर्क है कि हम लोग एटम्स और मॉलिक्यूल्स का अलग अलग रीअरेंजमेंट है। अब एक पत्थर को कोई इंसान तलवार से 2 टुकड़ों में काट दे या मुझे, अकॉर्डिंग टू एथिज्म इट इज सेम, देयर इज नो इविल एंड गुड अकॉर्डिंग टू एथिज्म। जी जी, अच्छा फैज साहब का सवाल ये है कि हाँ, कोशिश भी करते तो इससे गलत सवाल नहीं कर पाते। एक लाइफ फॉर्म है और लाइफ फॉर्म में फीलिंग है, मतलब लाइफ फॉर्म सुनता है, देखता है, टेस्ट कर सकता है, फील कर सकता है, तो उसकी जो ये जो क्वालिटी एक बबल में आ गई है, वो जानवर में भी है, इंसान में भी है, तो जाहिर है कि उसे कोई तकलीफ पहुंचेगी, तो चूंकि उसके पास वो सेंसिटिविटी है तो मैं करेगा। पत्थर में वो सेंसिटिविटी नहीं है, तो ये क्या सवाल हुआ कि अगर पत्थर को काटा तो पत्थर को तकलीफ नहीं होती, तो आपको काटे तो आपको क्यों तकलीफ होगी? बैठ जाइए जी। हाँ, अगला सवाल। हाँ, पूछे जी जावेद अख्तर साहब। अरे भैया, सब आप लोग मुफ्ती साहब को छोड़ रहे हैं, तो मेरे ही पीछे पड़े हैं क्या? चलो बोलो भाई। You asked how God can exist when children die in Gaza. हाँ, You asked how God can exist when children die in Gaza, and you also mentioned the rise of atheism in Europe. But the same events also are leading many atheists and non-believers to turn towards faith. How do you interpret this contradiction, where suffering pushes some away from God, yet brings others closer to belief? देखिए, आपको एक बात बताऊं, दुनिया परफेक्ट तो कहीं भी नहीं है, हर जगह कुछ खामियां हैं। बेटा एक मिनट, मैं आप ही को कहेंगे, देखो वो तो कुछ खामियां, कमजोरियां, खराबियां सब जगह है। लेकिन अगर देखोगे ईमानदारी से कि दुनिया सबसे ज़्यादा महज़ब कहाँ है, एक आम शहरी को कहाँ हुकूक हासिल है, वो बोल सकता है, अपनी मर्ज़ी से काम कर सकता है, अपनी मर्ज़ी से राय दे सकता है, हुकूमत के ख़िलाफ़ बोल सकता है, बसर इख्तिदार लोगों के बारे में बोल सकता है, सरमायादारों के ख़िलाफ़ बोल सकता है, तो आपको ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में मिलेगा, वेस्टर्न यूरोप में मिलेगा। मैं नहीं कह रहा वो परफेक्ट है, बिल्कुल नहीं, वहाँ बहुत खराबियाँ भी हैं, परफेक्ट तो कोई। लेकिन जिन जिन मुल्कों में, लैटिन अमेरिका देखो, गल्फ देखो, वहाँ पर आपको ये ज़रूर है कि रेप नहीं होते होंगे। रेप की ज़रूरत क्या है भाई? उसको तो खरीद लो, घर में रखो, सड़क पर रेप करने की क्या ज़रूरत है? मगर सुनिए, मगर हकीकत यह है कि वहाँ शख्सी आज़ादी राय देने की, बोलने की नहीं है। जी, ये एक आखिरी सवाल मुफ्ती साहब से। हाँ मैम, इनको माइक दीजिए।
शुक्रिया। मेरा नाम मनीषा है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं मुफ्ती साहब से एक बात पूछना चाहती हूँ। आप बार बार जावेद साहब को कॉन्ट्राडिक्ट तो कर रहे हैं कि आपने ये कहा, लेकिन आप भी assumptions के बेसिस पे बात कर रहे हैं। आपने खुदा के होने का कौन सा प्रूफ पेश किया है, खुदा की एग्जिस्टेंस का? अब इस सवाल को अलग रहने दीजिए, कौन एथीस्ट है कौन नहीं है। और दूसरी बात जो आपने एक छोटी सी कही थी कि ये फ्री विल का इस्तेमाल करता है इंसान अपनी, लेकिन इस फ्री विल का इस्तेमाल में मतलब खुदा ने ये दे दी सबको ये इजाजत कि वो कितना घिनौनापन और कितने ज्यादा खराब से खराब तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। जवाब सुनते जी। आप फ्री विल को मानती है ना? ये अब कहती है कि फ्री विल नहीं है ना? मानती है ना? तो अब आपके पास इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि अगर एक इंसान उस फ्री विल का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है और बच के अच्छी जिंदगी गुजार के निकल जा रहा है, उसका कोई रिकॉम्पेंस नहीं है। हमारे वर्ल्ड व्यू में जो इंसान गलत काम कर रहा है उसको भी रिकॉम्पेंस यानी उसका बुरा बदला मिलना है, और जो सही काम कर रहा है उसको सही बदला मिलना है। लिहाजा जो फ्री विल है वो इस तरीके से है कि एक लिमिटेड टाइम तक खुदा ने मोहलत दी है। ऐसा नहीं कि छूट दे दी, जो करना है करते रहो हमेशा। वक्त आएगा जब एग्जाम का टाइम खत्म होगा तब रिजल्ट आएगा। दौरान एग्जाम जबरदस्ती आपको नहीं बताया जाएगा। अरे भाई, जो हो रहा है फ्री विल से हो रहा है, और एक दिन बरोज़ क़यामत इंसाफ होगा मैशर में वगैरह वगैरह। तो दुआ क्यों मांगते हैं लोग? दुआ मांगते हैं इसके मतलब है अभी भी उसने ये डिपार्टमेंट रखा है कि मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल ही कैन। तो तुम कैन हो, तुम मुझे नौकरी दिला देते हो, मेरे बेटे को ग्रीन कार्ड दिला देते हो, और 45,000 बच्चे मरते उन्हें रोकते नहीं हो। नहीं तो क्या आप ये कह रहे हैं कि इस दुनिया में जालिमों को कभी पकड़ी नहीं होती है? अरे जो भी पकड़ होगी, वो बच्चे रोते हैं। बिल्कुल, देखिए तो मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में यही कहा था कि जनाब आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं मिला। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं, या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुख्तल है। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं, भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। उसके बाद इन्होंने एक लफ्ज कहा, वेटिकन ने फतवा दिया। वेटिकन का फतवे से कोई ताल्लुक नहीं है, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी अल्फाज हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें नहीं मालूम। अगर नहीं मालूम तो क्लियरली कह देना कि नहीं मालूम है, इसमें क्या हर्ज है? तो वही तो मैं कह रहा हूं ना कि आप कह दें कि नहीं मालूम, लेकिन क्लेम क्यों कर रहे हैं कि गॉड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है? आप कह दें नहीं मालूम है, हो सकता है हो सकता ना हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हैं। द मोमेंट यू से गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इज अ क्लेम, एंड नाउ द बर्डन ऑफ प्रूफ इज अपॉन यू टू, जैसे हमारे ऊपर है। और क्यों है मैं बताता हूं, क्यों है ये भी मैं बताता हूं। फिलोसॉफिकली जो क्लेम होता है ना, सिर्फ ये नहीं होता कि इंसान कहे पॉजिटिव क्लेम करे और नेगेटिव क्लेम करे तो बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है। आप मिसाल के तौर पे मैं कहूं कि फुला उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया है। उस कमरे में कोई नहीं है, मैंने एक नॉलेज का क्लेम किया। या तो मैं कहूं मुझे नहीं पता, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दिस इज नॉट अ क्लेम। लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि वहां कोई नहीं है या मैं कह रहा हूं वहां कोई है, दोनों क्लेम है और दोनों के ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ है। हमारे ऊपर भी बर्डन ऑफ प्रूफ है। मैंने कंटिजेंसी आर्ग्यूमेंट दिया, इसे तोड़कर दिखाई। आखिरी चीज, इन्होंने कहा कि खुदा दुनिया बनाने से पहले 150 साल पहले या करोड़ों साल पहले क्या कर रहा था। अरे हजरत, चलें बहरहाल मैं जवाब दे देता हूं। आप हमारे रिस्पेक्टेड पर्सनालिटी हैं, अगर आप नहीं होते तो मैं इसे एंटरटेन ही नहीं करता। टाइम, ये 100 साल पहले या 100 साल बाद, पहले बाद में अभी, ये वो अल्फाज हैं जिनका ताल्लुक टाइम से है। टाइम शुरू ही हुआ है यूनिवर्स की बिगिनिंग के बाद, तो उसके पहले खुदा क्या कर रहा था? सवाल इलॉजिकल है, ये फेलेसी है। यानी आप ये कह रहे हैं कि यूनिवर्स के बनने से पहले खुदा क्या कर रहा था? टाइम के बनने से पहले, पहले का ताल्लुक टाइम से, टाइम उस वक्त था ही नहीं, तो ये सवाल ही इनवैलिड है खुदा के ताल्लुक से। दूसरी चीज, आर्ग्यूमेंट ऑफ कंटिजेंसी जो मैंने आपके सामने पेश की है, आपने बार बार ये प्रूफ किया और ये कह रहे हैं कि गॉड ऑफ गैप्स। देखिए पहले नहीं मालूम था, साइंस ने कर दिया। सिंपल की मिसाल से मैं समझा देता हूं। जिस गैप्स की आप बात कर रहे हैं ना, साइंस उन गैप्स को जिन चीज के जरिए भी प्रूव करेगा वो कॉन्टिजेंट ही होगा। अब चाहे वो फोर्स हो, मैटर हो या एनर्जी हो। लिहाजा सवाल हमारा उस वक्त भी वैलिड होगा जब तक कि आप नेसेसरी बीइंग पे ना आ जाएं। और इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है ऑफ कॉजेज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड, तो जाहिर है कहीं रुकना पड़ेगा। जहां रुकेंगे वही खुदा है। गॉड ऑफ गैप, सॉरी, या इसकी एक मिसाल आप ले लें। एक कार है, एक साहब ने देखा कि भाई कार जो है उसके व्हील्स कितने अच्छे लगे हुए हैं सही जगह पे, स्टीयरिंग जो है कितने अच्छे जगह पे लगी हुई, और सीट्स कितने वेल डिजाइंड है, कितनी प्रिसाइजली ये कार काम कर रही है।
तो जरूर कोई ना कोई इसे क्रिएट किया है, किसी ने क्रिएट किया है। अब जावेद साहब आए और कहें अरे जनाब बोनेट खोलिए, इसमें इंजन है, इंजन इस कार को चला रहा है, हेंस प्रूव नो वन हैज क्रिएटेड द कार। दिस इज इलॉजिकल, दिस इज इरैशनल। आपने इंजन के जरिए उस गैप को तो साबित किया, लेकिन क्या उससे कार की जो क्रिएशन है और उसका जो क्रिएटर है ये इंपॉसिबल हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? उसका सवाल खत्म हो जाए? ऐसा पॉसिबल है? नहीं। किसी भी दुनिया की मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। आपने कहा कि किसी मजहबी किताब में डायनासोर का जिक्र नहीं है। अफसोस कि आज तक किसी मैथमेटिक्स की किताब में मुझे डायनासोर का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब मैथमेटिक्स की किताब बेकार है? नहीं, उसका वो टॉपिक नहीं है। रेवलेशन का और मजहबी किताबों का टॉपिक ये नहीं है कि आपको आके बताए साइकिल कैसे बनाते हैं या आकर ये बताएं कि जो है डायनासोर कब था। वो तो मोरालिटी सिखाने आया है, गॉड के बारे में बताने आया, नॉन फिजिकल रियलिटी की हकीकत को सिखाने के लिए आया। रिलीजियन साइंस को रोकता है? नहीं रोकता। अगर रोकता है तो गलत करता है। रिलीजियन साइंटिज्म को रोकता है, जिसमें हमारे जावेद साहब मुख्तलिफ। साइंस और साइंटिज्म में फर्क है। साइंटिज्म यह है कि आप समझें कि साइंस और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी ये नॉलेज को हासिल करने का वाहिद सोर्स ऑफ नॉलेज है। यह है साइंटिज्म। हम इसे रिजेक्ट करते हैं। हम साइंस को तो तरक्की करते हैं। भाई आप हमारी पूरी तारीख कर लें, पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा। बहरहाल ये अलग टॉपिक है। तमाम तारीफें उस क्रिएटर के लिए जिसने इस यूनिवर्स को एक मकसद के तहत पैदा किया है। सबसे पहला स्टैंडर्ड जिसे मैं समझता हूं कि हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसकी तरफ लपकेंगे, वो है साइंस। लिहाजा आज इस डिबेट में गॉड की एग्जिस्टेंस को साबित करने या उसे डिनाई करने में साइंटिफिक एविडेंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लिहाजा आज की डिबेट में मैं एक भी एविडेंस किसी भी मजहबी स्क्रिप्चर से नहीं दूंगा ताकि जावेद अख्तर साहब के लिए वो अनएक्सेप्टेबल ना हो। तीसरा जो मेयार हो सकता है वो है ऑब्जर्वेशन। भाई कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पिरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। अब चूंकि प्लास्टिक डिटेक्ट नहीं हो पा रही है, लिहाजा प्लास्टिक डज नॉट एग्जिस्ट। नो, यू आर यूजिंग द रॉन्ग टूल। इस टूल से प्लास्टिक को डिटेक्ट नहीं किया जाता। मैं समझता हूं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पर एम्पिरिकल एविडेंस का मुतालबा करना एक बचकाना मुतालबा है और हमारे रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब इस स्टेज से अब बहुत आगे निकल चुके हैं। आखिरी ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, बनने के बाद क्या होगा, इन सब बयां में नुक्ता तौहीद आ तो सकता है। तेरे दिमाग में बुतखाना हो तो क्या कहिए। सनम कदा है जहां और मर्द हक है खलील। ये नुक्ता वो है कि पोशीदा ला इलाह में है। अक्ल को मिलती नहीं अपने बुतों से नजात। अच्छे बुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे हुक्म अज़ां ला इलाह। अगर इस दुनिया में इविल ना हो तो आप गुड को डिफाइन कैसे करेंगे? अगर जुल्म ना हो आप इंसाफ को समझेंगे कैसे? अगर तारीकी ना हो तो आप राइट को समझेंगे कैसे? अभी और सुन लें, अभी और बात ही है। दूसरी चीज, इस दुनिया में हम आए हैं टेस्ट के लिए। हमारा टेस्ट हो रहा है और हर इंसान का अलग अलग अंदाज में टेस्ट होता है। और इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? अगर मैं अपने स्टूडेंट को एमसीक्यूज दूं और उसमें सिर्फ राइट आंसर लिख कर दे दूं और कहूं तुम्हारा टेस्ट हो गया, ये मीनिंगलेस है। इस दुनिया में अगर हम टेस्ट के लिए आए हैं तो जाहिर है गुड एंड इविल दोनों मौजूद है। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया। जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा सुनिए मेरी बात, लेट मी कंप्लीट सर। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पिरिकल एविडेंस दो, तो ये है दर हकीकत गलत टूल का इस्तेमाल करना। ये ऐसा ही है कि जावेद साहब मुझसे ये मुतालबा करें कि मुफ्ती साहब आप मेटल डिटेक्टर के जरिए प्लास्टिक डिटेक्ट करके दिखाएं। ये तो बहुत ही अहमखाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात है। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। अगर आज हमारे जावेद अख्तर साहब ऐसी कोई अकली दलील और लॉजिकल एविडेंस दें खुदा के ना होने पर जो डेफिनेट भी हो, तो मैं ये ऐलान करता हूं कि यकीनन मैं उस एविडेंस को कबूल करूंगा और उस पर गौर करूंगा। जो मजहब मांगता है, हर मजहब फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात सुनो,
ऐसा आइलैंड जहां पे हमसे पहले कोई कभी नहीं गया। चलते चलते आपके सामने अचानक आपने देखा एक पिंक कलर की बॉल पड़ी हुई है। सबसे पहला सवाल आपके जहन में क्या आएगा कि ये बॉल यहां क्यों आई, कैसे आई, ये पिंक कलर की ही क्यों है, कोई और कलर भी हो सकता था। नेचुरली आप इस तरफ पहुंचेंगे कि कोई ना कोई है जिसने इन स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के साथ इस बॉल को बनाया है और यहां पे रखा है। हर मजहब आपसे एक चीज मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज है? दुनिया का हर मजहब फेथ पे टिका है, और फेथ का मतलब है एक ऐसा यकीन जिसका कोई सबूत, कोई गवाह, कोई रेशनल नहीं। सारे मजहब सब जानते ये दुनिया कैसे बनी थी, कैसे मिटेगी, मरने के बाद क्या होगा, इनको सब मिलता। इनको किसी